नेपाल इस समय अपनी हाल की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। भोटे-कोसी नदी क्षेत्र में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने कई इलाकों को प्रभावित किया है। सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए, संचार व्यवस्था बाधित हुई है और बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत, चीन, अमेरिका समेत कई देशों ने नेपाल को मदद की पेशकश की, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। नेपाल ने विदेशी सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को सीधे अपने क्षेत्र में ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं दी। भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित कई देशों की ओर से रेस्क्यू टीम भेजने की पेशकश की गई थी। नेपाल का जवाब था, फिलहाल हमारे अपने सुरक्षा बल बचाव अभियान संभालने में सक्षम हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि नेपाल ने दुनिया से मदद लेना बंद कर दिया है, बल्कि काठमांडू ने विदेशी मदद के लिए एक अलग रास्ता चुना है। अब सवाल है, विदेशी रेस्क्यू टीमों को क्यों रोका गया? नेपाल सरकार का कहना है कि उसके सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बल पहले से ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अपनी प्रशिक्षित टीमों और हेलीकॉप्टरों के जरिए मदद की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है ऑपरेशन की कमान और समन्वय को एक ही व्यवस्था के तहत रखना। नेपाल नहीं चाहता है कि अलग अलग देशों की कई टीमें एक साथ अलग अलग टीमों से काम करें और पहले से मुश्किल हालात में प्रशासन के सामने एक नई लॉजिस्टिक चुनौती पैदा हो। और इसके पीछे एक पुराना अनुभव भी है, साल 2015 का भूकंप और नेपाल का सबक। साल 2015 नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था। उस समय दुनिया के कई देशों ने नेपाल की मदद के लिए अपनी रेस्क्यू टीमें भेजी थीं। विदेशी सैन्य विमान, हेलीकॉप्टर, राहत संगठन और बचाव दल नेपाल पहुंचे थे। इससे हजारों लोगों तक मदद पहुंचने में सहायता मिली, लेकिन इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन को संभालना आसान नहीं था। कई विदेशी टीमें एक साथ पहुंची। एयरपोर्ट, सड़कें और संचार व्यवस्था पहले से ही बुरी तरह से प्रभावित थी। ऐसे में अलग अलग टीमों के बीच समन्वय और संसाधन के इस्तेमाल को लेकर प्रशासनिक और लॉजिस्टिक बचाव पैदा हुआ। अब नेपाल की सरकार इसी अनुभव से सबक लेते हुए इस बार बचाव अभियान की कमान अपने हाथ में रखना चाहती है। यानी कि फैसला यह नहीं कि नेपाल को विदेशी मदद नहीं चाहिए, बल्कि संदेश यह है, बचाव अभियान की कमान नेपाल के अपने सुरक्षा बलों के हाथ में रहेगी। वहीं भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता भेजी है। भारत की ओर से राहत सामग्री की खेप नेपाल पहुंच गई। इसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता सामग्री, सोलर लैंप, दवाएं और भोजन के पैकेट जैसे जरूरी चीजें शामिल हैं। भारत ने आगे बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने में मदद के लिए बैली और प्रीफैब्रिकेट ब्रिज की पेशकश भी की है, क्योंकि बाढ़ से कई पुल और सड़कें संपर्क प्रभावित हुए हैं। यानी कि भारत की मदद का फोकस इस समय राहत और पुनर्स्थापना पर है। भारत ने नेपाल के फैसले का सम्मान करने का भी संकेत दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि नेपाल की ओर से जो अनुरोध किया गया है, भारत उसी के अनुसार सहायता कर रहा है। चीन और अमेरिका की भूमिका। भारत के अलावा चीन और अमेरिका ने भी नेपाल को सहायता की पेशकश की है। अमेरिका की ओर से मानवीय सहायता के लिए समर्थन की बात कही गई। ब्रिटेन और विश्व बैंक समेत कई अन्य संस्थाओं ने भी आर्थिक या मानवीय सहायता की घोषणा की है। एशियाई विकास बैंक ने भी तत्काल राहत के साथ साथ भविष्य में आपदा रोधी ढांचे, शुरुआती चेतावनी प्रणाली और जोखिम आकलन को मजबूत करने में सहायता की बात कही है। इससे एक बात साफ होती है, नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दूरी नहीं बनाई है। उसने सिर्फ विदेशी ऑपरेशन, रेस्क्यू टीम और आर्थिक अन्य मानवीय सहायता के बीच अंतर किया है। नेपाल ने विदेशी आर्थिक सहायता को भी एक केंद्रीय व्यवस्था के जरिए लेने का फैसला किया है। सरकार ने विदेशों में अपने मिशनों को प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिए सहायता जुटाने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था का मकसद है, कौन कितना पैसा दे रहा है, किस माध्यम से दे रहा है और किस इलाके में कितनी जरूरत है, इन सब का रिकॉर्ड एक केंद्रीय सिस्टम में रखा जा सके। इससे राहत के दौरान दोहराव कम करने और उपलब्ध संसाधनों को ज़्यादा जरूरत वाले इलाकों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। लेकिन इससे बड़ी चुनौती अभी भी जमीन पर है। नेपाल के सामने असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कई विदेशी नागरिक भी संपर्क से बाहर हैं। भोटे, कोसी और आसपास के इलाकों में सड़क और पुलों को नुकसान पहुंचाने से कई स्थानों तक पहुंचना मुश्किल है। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्र में बने अस्थायी जलाशय और दोबारा बाढ़ की आशंका ने बचाव अभियान को और भी कठिन बना दिया। यानी कि नेपाल को एक साथ दो मोर्चे पर काम करना है। पहला, लापता लोगों की तलाश और प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालना, और दूसरा, आगे आने वाली संभावित बाढ़ से लोगों को बचाना।
अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जब इतनी बड़ी आपदा है तब विदेशी विशेषज्ञों और रेस्क्यू टीमों की मदद क्यों नहीं ली जा रही। इसका सीधा जवाब देना आसान नहीं। एक तरफ विदेशी टीमों के पास आधुनिक उपकरण, अनुभव और विशेष प्रशिक्षण हो सकता है, दूसरी तरफ किसी आपदा क्षेत्र में बहुत सारी बाहरी टीमों को एक साथ संचालित करना भी बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन सकती है। नेपाल का मानना है कि इस समय उसकी अपनी सुरक्षा एजेंसियां ऑपरेशन संभाल सकती हैं और सरकार ने विदेशी सहायता को पूरी तरह से ठुकराने के बजाय उसे राहत सामग्री और आर्थिक सहयोग के रूप में स्वीकार करने का रास्ता चुना है। अब आता है अंतिम सवाल, नेपाल की नीति आने वाले दिनों में कितनी सफल होती है। इसका फैसला जमीन पर होने वाले राहत और बचाव अभियान से होगा। अगर नेपाल की अपनी एजेंसियां प्रभावी तरीके से लापता लोगों तक पहुंच पाती हैं, राहत सामग्री वितरित कर पाती हैं और प्रभावित इलाकों में संपर्क बहाल कर पाती हैं, तो यह मॉडल उसके लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। लेकिन अगर स्थिति और बिगड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय विशेषता और अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत फिर से सामने आ सकती है। फिलहाल नेपाल का संदेश स्पष्ट है, विदेशी मदद का दरवाजा बंद नहीं है, लेकिन बचाव अभियान की कमान नेपाल अपने हाथ में रखना चाहता है। भारत राहत सामग्री भेज रहा है, अमेरिका और अन्य देश आर्थिक और मानवीय सहायता की पेशकश कर रहे हैं और नेपाल की सेना, पुलिस और स्थानीय एजेंसियां जमीन पर बचाव अभियान चला रही हैं। इस आपदा ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सिर्फ राहत की नहीं, बेहतर चेतावनी प्रणाली, मजबूत पुल, सड़कें, आपदा प्रबंधन क्षमता और देश के बीच बेहतर समन्वय में भी जरूरी है। क्योंकि बाढ़ का पानी भले ही कुछ दिनों में उतर जाए, लेकिन उसके बाद शुरू होती है पुनर्निर्माण की सबसे लंबी लड़ाई।